नमस्कार। हमने कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स का टॉपिक शुरू किया था लास्ट टाइम, एक लेक्चर हम इस पे ले चुके हैं। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बेटर है कि आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट लेक्चर देखिए। उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, उनकी जरूरत क्यों है और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो पढ़ने के बाद सेकंड लेक्चर पढ़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आज ये शुरू करते हैं। एक और चीज, आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आपको इस टॉपिक के एमसीक्यूज भी चाहिए। सो एमसीक्यूज आर currently they are work in progress. I am preparing the MCQs. So once we finish the topic, I will share them with you. Don't worry. So आप अभी टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. Once it is completed, we will discuss the MCQs also. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच a message is conveyed by one person to another person, and that message can be conveyed either by language or signs or through symbols. अब हम आज पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये कम्युनिकेशन किया कैसे जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह के हैं। सबसे पहले वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। दो ही तरह से कम्युनिकेशन होता है, या तो वर्बली या नॉन वर्बली। वर्बली का मतलब होता है बोलकर, कही हुई बात को हम वर्बल बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, बोलकर, जहां पर हम कुछ बोलते हैं। वी स्पीक, वी टेल समथिंग, वी आस्क समथिंग, वी इन्फॉर्म समथिंग वर्बली। ये सब कुछ हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, जहां पर हम बोले हुए शब्दों की सहायता से, कही हुई बात की है तरीके से हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, एक लैंग्वेज यूज करके। तो सबसे पहले वर्बल के बारे में पढ़ते हैं, फिर नॉन वर्बल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि बोलकर अपनी बात कही जा रही है, वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा, स्पीच के द्वारा, जो हमें एक सेंस दिया गॉड ने। स्पीच को हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन इस स्पीच में, इस बात करने में, बोलने में कई चीजें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज हमारी आती है इंटोनेशन, जिसको हम पिच भी बोलते हैं। इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज का उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव, इसका क्या मतलब है? देखिए, उतार चढ़ाव, हम अपनी बात को मोनोटोन तरीके से नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम मोनोटोन तरीके से बोलते हैं, मोनोटोन का मतलब होता है एक ही लहजे में पूरी बात को कह देना, और इंटोनेशन का मतलब होता है अपनी बात की आवाज के उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए बोलना। तो जब हम उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए बोलते हैं तो हमारी बात बेटर कम्युनिकेट होती है, प्लस इंटेंशन कन्वे होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए मैंने एक बच्चे से पूछा नहीं, मैंने एक बच्चे से बोला होमवर्क करना है। अब इस टोन में जो मेरा इंटोनेशन था, जो मेरी आवाज का उतार चढ़ाव था, होमवर्क करना है, इसमें ये कमांडिंग टोन है कि मैं उसको कह रही हूं होमवर्क करना है, मैं उसको बता रही हूं। अगर मैं बोलूं होमवर्क करना है, तो मेरी इसी इंटोनेशन से, इसी पिच से होमवर्क करना है से पता चल गया आपको कि मैं पूछ रही हूं कि क्या तुम्हें होमवर्क करना है। शब्द वही थे, लेकिन मेरी पिच, मेरी आवाज का उतार चढ़ाव डिफरेंट था, इंटोनेशन डिफरेंट थी। अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा नहीं होगा, चलिए मैं सिर भी नहीं हिलाती हूं, तो मैंने हिला दिया, ऐसा नहीं होगा, तो मेरी आवाज से आपको क्या पता चल रहा है कि मैं कह रही हूं, मैं बता रही हूं ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं
ऐसा नहीं होगा, नहीं पे मेरी इंटोनेशन चेंज हो गई और आप समझ गए कि एक्चुअली मैं पूछ रही हूं। तो मैंने क्वेश्चन मार्क बोला नहीं, मैंने कॉमा बोला नहीं, लेकिन आप समझ गए कि ये एक सवाल था। तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि आवाज के उतार चढ़ाव से हमारा मैसेज कन्वे होने में इफेक्ट आता है, मदद मिलती है। तो हमारा इंटोनेशन इंपैक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन के सही गलत या कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने में। दूसरी चीज जो वर्बल कम्युनिकेशन में हम ध्यान रखते हैं वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम का मतलब होता है आवाज का लाउड या सॉफ्ट होना, जोर से आवाज देना या धीरे से बात करना। तो ये वॉल्यूम कितना हो ये डिपेंड करता है लोकेशन पे और डिस्टेंस पे। अगर कोई मुझसे दूर है, मुझे यहां से उसको कुछ कहना है, तो ऑब्वियसली मुझे जोर से ही बोलना पड़ेगा, वरना आवाज नहीं जाएगी। कोई हम एक रूम में फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में 4 लोग बैठे हैं, तो बात करने के लिए लाउड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने डिस्टेंस में धीमी आवाज में भी मैसेज कन्वे हो जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई पास में बैठा है और हम चिल्ला रहे हैं, हम लाउड हैं, तो इट अमाउंट्स टू डिसरेस्पेक्ट, शायद मैसेज कन्वे हो ही ना। तो इसीलिए वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कोई दूर है, आप सॉफ्टली बोलेंगे, आवाज ही नहीं जाएगी, मैसेज कन्वे नहीं होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। तो इसीलिए वॉल्यूम शुड बी टेकन केयर ऑफ कि कहां पर हमें लाउड जाना है और कहां पर हमें सॉफ्ट बोलना है। उसके बाद एक और चीज जो वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इनंसिएशन। क्या होता है इनंसिएशन? इनंसिएशन को आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इनंसिएशन का हिंदी में मीनिंग होता है क्लैरिटी, स्पष्टता। किसी बात को आप हर शब्द को, हर सिलेबल को क्लियरली कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि सामने वाला सुन भी पाए और समझ भी पाए, उसको कहा जाता है इनंसिएशन, यानी कि क्लैरिटी। हिंदी में हम बोलते हैं स्पष्टता। कई बार आवाज जब हम फोन पे किसी से बात करते हैं, कोई बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है या जहां पर वो बैठा है या जहां हम बैठे हैं वहां कोई शोर हो रहा है जिसकी वजह से हम एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते, तो वहां क्या प्रॉब्लम आती है? वहां इनंसिएशन की ही प्रॉब्लम है, वहां क्लैरिटी नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई स्टैटिक है, फोन में ही कोई आवाज गुर 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 कुछ आवाज आ रही है, तो वो स्टैटिक हमें क्लियरली सुनने नहीं देता पीछे से आवाज क्या आ रही है, तो वहां क्लैरिटी की कमी है। तो जहां भी स्पष्टता नहीं होगी, क्लियरली अपनी बात कही या समझी नहीं जाएगी, वहां पर कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लियरली बोलें, हमारे शब्दों में क्लैरिटी हो, हर अक्षर को हम सही तरीके से बोलें, हर सिलेबल को हम सही तरीके से बोलें। अगर हम कहीं पर भी अनक्लियर तरीके से बोलेंगे तो हमारी बात कन्वे नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है वो है प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले मैंने बहुत लोगों से सुना है प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, दिस इज नॉट नाउन, देखिए यहाँ NOUN नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है ये, ठीक है। इसको इसी का प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, दिस इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है किसी शब्द को बोलने का तरीका, उच्चारण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, किसी शब्द का उच्चारण, वे टू स्पीक। अब देखिए क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन कई चीजों पे डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन हमारे जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उस भाषा पे हमारा कितना कमांड है उस पर डिपेंड करता है। जिस जगह को हम बिलोंग करते हैं हमारे डायलेक्ट को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज हम जिस जगह रहते हैं उस जगह जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा का हिंट, उस डायलेक्ट का हिंट हमारे प्रोनाउंसिएशन में आता है। तो हमें वर्बल कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही हो, वरना सामने वाला समझ नहीं पाएगा। डायलेक्ट का इन्फ्लुएंस कैसे आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे फादर इन लॉ पंजाब से हैं, उन्होंने हमेशा पंजाबी में बात की। पंजाबी में आधे अक्षर नहीं होते,
पूरे अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी में अभी मैंने स्पष्टता में आधा स बोला, या इंग्लिश में भी आधा, या क्लैरिटी में आधा क बोल रही हूं मैं, क्लैरिटी। पंजाबी में आधे अक्षर नहीं होते, तो वो आधे अक्षर नहीं बोल पाते। वो कैसे बोलते हैं? अब स्कूल नहीं बोल पाएंगे, आधा स बोलना है वो स्कूल बोलेंगे। वो स्क्रीनशॉट नहीं बोल पाएंगे, वो स्क्रीनशॉट बोलेंगे, क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन पर उनके डायलेक्ट का इफेक्ट है। और ये होता है, ये बहुत रीजनेबल प्रॉब्लम है, ये एक आम प्रॉब्लम है। तो बस हमारा इशू ये है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हम यूज कर रहे हैं सामने वाले को समझ आ जाए, मैसेज कन्वे हो जाए। तो इसके लिए हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करने की जरूरत होती है कि हमने जो बोला वो इस तरीके से बोला कि सामने वाले को समझ आया। इनफैक्ट आप देखिए, इंग्लिश जो एक ब्रिटिशर बोलता है, जो एक अमेरिकन बोलता है, या जो हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम सबकी अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। वो इसी वजह से है क्योंकि जो जहां बोलता है वो अपनी भाषा का इंपैक्ट, अपनी भाषा का टच उसके प्रोनाउंसिएशन में दिखाई देता है। तो पॉइंट यही है कि भले ही वो टच दिखे, बात समझ में आए। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो वी नीड टू वर्क अपॉन आवर प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वर्बल कम्युनिकेशन में ध्यान रखने वाली है वो है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है एम्फसाइज करना, जोर देना। एम्फेसिस या जोर देने से क्या होता है कि हम किस इश्यू को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं या किस बात को हम एक्चुअली समझाना चाह रहे हैं, हम वो एम्फेसिस देकर कहते हैं तो सामने वाले को समझ आता है कि इस बात पे एम्फेसिस दिया जा रहा है। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में मैंने ये बोला कि ये काम मुझे करना है, तो यहाँ मुझे पे मैं एम्फेसिस दे रही हूं, मैं थोड़ा मुझे को जोर से बोला, मुझे को मैंने रुक के बोला, एम्फेसिस दिया। तो ये जो इन्फ्लिक्शन है ये हमारी बात को, हमारे एटीट्यूड को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में, सामने वाले को समझाने में हेल्प करता है। तो जहां पर भी जिस चीज पर हम एम्फेसिस दें, ये हमें ध्यान रखना है कि हम सही चीज पर एम्फेसिस दे रहे हैं और जहां जरूरत है वहां दे भी रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फीलिंग्स कन्वे होती है। क्या होता है टोन? टोन का मतलब होता है सुर, टोन का मतलब होता है फील। हमारी आवाज का टोन हमारी फीलिंग, हमारे एटीट्यूड को सामने वाले तक पहुंचाती है बिना कहे। अगर मैंने किसी से बोला, चिल्लाकर बोला, मेरी आवाज बहुत लाउड है, तो कन्वे हो जाएगा मेरा गुस्सा या मेरा रिजेक्शन या मेरी नाराजगी। अगर मैं किसी को प्यार से पोलाइटली बोल रही हूं तो कन्वे हो रहा है कि हमारे बीच में कोई कोहेसिव एक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं। तो जो टोन है वो टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी बात में अगर हमारा फीलिंग और एटीट्यूड कन्वे ना हो या सही कन्वे ना हो तो सामने वाला कई बार ऑफेंड हो जाता है या फिर वो उस कम्युनिकेशन पे एक्ट अपॉन ही नहीं कर पाता जो हम करना चाह रहे हैं, शायद वो समझा ही नहीं। अब जैसे स्कूल में टीचर अगर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, टीचर उनको डांटे, अगर वो डांटने की तरह से नहीं डांटेगी तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें डांटा जा रहा है, एंड दे आर सपोज टू शट अप एंड कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। अगर टीचर को प्यार से कोई, अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, टीचर उसको शाबाशी देना चाह रही है और वो गुस्से में शाबाशी दे रही है, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, वो मोटिवेट ही नहीं होगा, उसे वो शाबाशी पहुंचेगी ही नहीं। तो ये जो टोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी फीलिंग्स को कन्वे करती है सामने वाले को। हम गुस्से में बात कर रहे हैं, हम अग्री कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम नाराज हो रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं, हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही, एवरीथिंग इज कन्वेड बाय आवर टोन। सो दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट और क्या चीज है? पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, गति, बोलने की गति। जैसे
मेरे साथ खुद के साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कई बार बड़ा जल्दी बोल जाती हूँ। उसमें क्या होता है कि सामने वाला कैचअप नहीं कर पाता। अगर मैंने 4 बातें फटाफट एक साथ बोल दी तो शायद वो उनमें से 2 ही कैच कर पाए, बाकी 2 हवा में चली गई। तो वो फास्ट पेस भी ठीक नहीं है क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। लेकिन कई बार बहुत लोग इतना स्लो बोलते हैं कि सामने वाले का सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, पेस का मतलब होता है स्पीड यानी गति। मैं खुद ही बोर हो गई हूं इस तरह बोलने में, मुझे नहीं पसंद आ रहा अपना बोलना। तो कहने का पॉइंट मतलब ये है कि पेस एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ना हम बहुत फास्ट बोलें और ना हम बिल्कुल स्लो बोलें। हम अपने ऑडियंस के हिसाब से बोलें कि वो क्या पेस चाह रहे हैं और उस स्पीड पर हम अपना कम्युनिकेशन करें। ना ही कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए और ना ही कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अति का स्लो होना चाहिए। अदरवाइज ना समझ आएगा ना इंटरेस्ट रहेगा, दोनों ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। उसके बाद एक और चीज है जो बड़ी मजेदार चीज है, कुछ वर्बल मैनरिज्म्स होते हैं। इनके बारे में मैंने रिसेंटली ही पढ़ा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे ये, क्योंकि मेरे आसपास कई लोग हैं जो ये यूज करते हैं और एक्चुअली इट इज अ प्रॉब्लम। वर्बल मैनरिज्म्स का मतलब है, कई बार ना हमें कुछ बोलने की आदत होती है, जैसे तकिया सलाम कहते हैं ना जिसको, उस तरह का, या फिर एक आदत बन जाती है, एक पर्टिकुलर तरह से हम बात करते हैं। मेरा एक तरीका है, मैं उस तरह बात करती हूँ, आपका एक तरीका है, हर किसी का अपना एक तरीका है, लेकिन उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें बोलने की आदत पड़ जाती है। उनको कहा जाता है मैनरिज्म्स। मैनरिज्म्स का मतलब है आदत। ये दीज शुड बी अवॉइडेड इन अ कम्युनिकेशन। किस तरह के मैनरिज्म्स? जैसे किसी को आदत होती है कि जब समझा रहे, जब अपनी बात कह रहे हैं तो बार बार बीच में पूछने का, ओके समझ में आया, आई बात समझ में, राइट? तो वो एक मैनरिज्म है। और एक क्या मैनरिज्म है कि बहुत लोग अपनी बात को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं। वो रिपीटिशन भी अवॉइड होना चाहिए। तो ये जो मैनरिज्म्स हैं ये एक्चुअली कई बार अनॉय करते हैं सामने वाले को, या फिर ऑफेंड भी हो सकता है, कोई किसी को शायद पसंद भी ना आए। तो इन मैनरिज्म से, आदतों से बचिए। अपनी बात को, अपने कंटेंट को, जो आप कहना चाहते हैं उसे क्लियरली कहिए और उतना ही कहिए जितना इंपॉर्टेंट है। उसमें मैनरिज्म्स जब आ जाते हैं तो फिर सामने वाला कई बार नहीं समझ पाता उस कम्युनिकेशन को। तो ये है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन किस किस तरह से हम करते हैं। हम फेस टू फेस मीटिंग्स करते हैं किसी से भी, फैमिली फ्रेंड्स में, ऑफिस में, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल, फेस टू फेस मीटिंग्स में हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, हम कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन इसमें ये जो सारी चीजें अभी हमने पढ़ी, हमारा इंटोनेशन, हमारा पिच, हमारा इनंसिएशन, हमारा प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट whether the communication is formal or whether the communication is informal। आप अपने दोस्तों के साथ में बातें कर रहे हैं या अपने ऑफिस की कोई मीटिंग ले रहे हैं, दोनों ही जगह वर्बल कम्युनिकेशन अगर है तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट्स हमें समझने हैं। तो एक तो फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं अगर हम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करें तो, फोन पर भी हम बात करते हैं। वहां सामने वाला हमें देख नहीं पा रहा, लेकिन वो हमारी आवाज की टोन, हमारा पिच, हमारा वॉल्यूम, हमारा बात करने का तरीका, हमारा प्रोनाउंसिएशन, इन सब के थ्रू ही वो हमारा कम्युनिकेशन समझ रहा है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जब टेलीफोन पे हो रहा है तब भी हमें इन सारे पॉइंट्स को याद ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा कम्युनिकेशन जो वर्बली हम करते हैं, कोई स्पीच, जहां पर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप बस बोल रहे हैं, यू आर गिविंग अ स्पीच, वहां भी ये सारे जो आपके पॉइंट्स हमने अभी पढ़े, इंटोनेशन, इनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, वॉल्यूम, पेस, टोन, एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज जब आप स्पीच दे रहे हैं पीपल आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ योर कम्युनिकेशन, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनका रेस्पॉन्स यही है कि आपकी कही हुई बात उन्हें समझ आए। वो समझ तभी आएगी जब क्लैरिटी होगी, सही तरीके से कही जाएगी, और वर्बल कम्युनिकेशन के रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो ये था वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब है जहां पर बात कही नहीं जा रही। जहां पर बात कही नहीं जा रही, स्पोकन वर्ड्स आर नॉट बीइंग यूज्ड। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। स्पोकन वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन सबसे पहला रिटन कम्युनिकेशन। रिटन तो वर्ड्स हो सकते हैं ना, यहां पर ये वर्बल नहीं है, शब्द बोले नहीं जा रहे, लेकिन लिखकर हम कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं। कौन सा कम्युनिकेशन होता है लिखकर? कोई लेटर्स हम लिखते हैं, कोई आप ईमेल लिखते हो, आप एसएमएस भेजते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह मैसेजिंग करते हो। कोई नोटिस आप देते हो अपने ऑफिस में, स्कूल में नोटिस बनता है, वो रिटन कम्युनिकेशन है। कोई रिपोर्ट बनती है किसी काम के बाद उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ये सारे रिटन कम्युनिकेशन है, जहां पर बात कह कर नहीं लिख कर कन्वे हो रही है। अब रिटन कम्युनिकेशन में देखिए क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। इन सारे ही मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अंग्रेजी में बोल रही हूँ, वो तो एक पार्ट है ही रिटन कम्युनिकेशन का। उसका तो इतना इंपॉर्टेंस है बस कि हु इज द इंटेंडेड रिसीवर ऑफ दिस मैसेज शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच द मैसेज इज बीइंग गिवन। मैसेज जिस भाषा में दिया जा रहा है वो उसी भाषा में दिया जाए जो रिसीवर, जो इसका इंटेंडेड रिसीवर है, वो समझता हो। अगर वो उस भाषा को नहीं समझता और हम मैसेज ऐसी भाषा में दे रहे हैं जो सामने वाले के सिर के ऊपर से जा रही है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी लिख दो इनमें से। एक पार्ट तो वो है। दूसरा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि लैंग्वेज का हम ध्यान रखें इन सब में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज में जो आपका मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, जैसे कि अगर स्कूल में कोई नोटिस आया, कोई भी नोटिस हो सकता है कि छुट्टियां होने वाली हैं, या फीस भरने का ये टाइम है, या स्कूल का टाइमिंग चेंज हो रहा है, व्हाटएवर। अगर इस कुछ भी नोटिस आया, स्कूल के नोटिस का क्या पर्पस है? एक इंफॉर्मेशन देना। तो उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए, उसमें इस तरह के शब्दों का यूज होना चाहिए जो एक इंफॉर्मेशन कन्वे करे। वो ऑफेंसिव ना हो, वो रूड ना हो, वो भाषा कमांडिंग ना हो। जो आपका पर्पस है, अगर मैं ईमेल करती हूँ अपने सबऑर्डिनेट को जिसने सपोज कोई गलती की है, कोई काम नहीं किया है टाइम से, और मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाई दिस हैज नॉट बीन डन, तो जो मेरी भाषा है वो कन्वे करनी चाहिए कि मैं इस समय आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ, या मैं आई एम एंग्री कि आपने डिले किया है। तो मेरी जो भाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किन शब्दों का यूज करती हूँ, किस तरह से करती हूँ। इन सभी रिटन कम्युनिकेशन के मोड्स में हमारी लैंग्वेज बहुत काम आती है। उसके बाद और क्या चाहिए रिटन कम्युनिकेशन में हमें? कंटेंट। कहानियां नहीं लिखनी है, हमें लिखना है वो जिसके लिए मैसेज कन्वे किया जा रहा है, टू द पॉइंट। और देखिए लेटर, चलिए फॉर्मल इनफॉर्मल, ईमेल फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप इनफॉर्मली भेज रहे हैं, किसी मित्र को भेज रहे हैं, फैमिली में भेज रहे हैं, मदर फादर को मैसेज कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आप वहां पे 4 बार एक्स्ट्रा लिखिए। लेकिन जहां हम ऑफिशियल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहां पर वी हैव टू कीप अवर कम्युनिकेशन टू द पॉइंट, जिसके लिए कहा जाता है शॉर्ट एंड क्रिस्प। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एग्जाम्स के लिए भी बोलूंगी कि जब आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट का कोई एग्जाम देते हैं, अभी हम बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे हैं आजकल, उसमें भी मैंने बोला था कि जब आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाते हैं ना, तो
आप ये मत सोचिए कि मुझे कॉपी भरनी है, मुझे इतने सारे पेजेस लिखने हैं, इतना कंटेंट पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड। वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? वो ये देखने में इंटरेस्टेड है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको समझ कितना आ रहा है, और ये बात उसको समझ आ जाएगी आपके हेडर्स से, आपके पॉइंटर्स से। तो आप अपनी बात को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, जो है उतना लिखिए, सही लिखिए। उल्टी सीधी कहानियां बनाने से आपका समय भी जाता है, दिमाग भी खर्च हो रहा है और पर्पस कुछ फुलफिल नहीं हो रहा। सेम इज विद ऑल अदर इनफॉर्मल मोड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, कि हम कंटेंट पे फोकस करें कि हमें मैसेज कन्वे क्या करना है। अब एक कंपनी की बैलेंस शीट छपी, एनुअल रिपोर्ट बनी, उस एनुअल रिपोर्ट में वो अपने कंपनी का परफॉर्मेंस लिखेंगे, फाइनेंशियल डेटा लिखेंगे, या वो ये कहानी लिखना शुरू कर देंगे कि जी हमें तो ऑफिस में बड़ा मजा आ रहा है, ऑफिस का माहौल अच्छा है, फ्लोरिंग नहीं हुई है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। उसमें वो क्या लिखेंगे? जो जिस चीज के लिए वो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है, उसके फाइनेंशियल्स, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, है ना। तो मेन बात क्या है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट का ध्यान रखिए कि हमारा मैसेज क्या कन्वे होना है, वही चीज यहां पर आनी चाहिए। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? लेंथ। कई लोगों को आदत होती है बहुत लंबे लंबे ईमेल्स लिखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मली आप जो चाहे लिखिए, आप 4 पेज की चिट्ठी लिखिए मम्मी को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम टेलिंग यू अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल मेल आपको लिखना है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को आपको पत्र देना है, नोटिस बनाना है, तो लेंथ का ध्यान रखिए। लेंथ से मेरा मतलब है जो आपका कंटेंट है, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं, वो मिनिमम शब्दों में आप दीजिए, सो दैट सामने वाले को कन्वे हो जाए, उसका समय भी न जाए और आसानी से वो समझ सके कि करना क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिटन कम्युनिकेशन में काम आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन ही है जहां हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जहां हमें शब्द चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए ना आपको। जैसे हमने कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन में मैं बोलूंगी कब? जब मेरे पास भाषा होगी। अगर मुझे कोई भाषा ही नहीं आती, छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसे कोई भाषा नहीं आती, वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए उसको भाषा चाहिए। हम छोटे बच्चे को हर चीज के नाम बताते हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये पंखा है, ये छत है। वो उन शब्दों को सीखता है, उस भाषा को समझता है, तब वो बोलना सीखता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें शब्द चाहिए। सेम इज विद रिटन कम्युनिकेशन, हमें उसके लिए भी शब्द चाहिए लिखने के लिए। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कई मोड्स इस तरह के हैं जहां हमें कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, जहां हमें कोई शब्द नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम कम्युनिकेट करेंगे उनसे। वो मैं बताती हूं आपको क्या क्या है। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशंस। जो हमारे फेस एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारा फेस को देखकर सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो भी हमारे एटीट्यूड को, हमारी भावनाओं को कन्वे करता है। फेस एक्सप्रेशंस के एग्जांपल मैं आपको देती हूं। जैसे एक स्माइल, आप किसी से मिलने जाते हैं और वो आपको स्माइल से ग्रीट करता है, तो आपको समझ में आता है यू आर बीइंग वेलकम्ड, ही इज हैप्पी टू सी यू। और अगर कोई फ्राउन करता है, यू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट हैप्पी टू सी यू। उसका एटीट्यूड, उसकी भावनाएं आप तक कन्वे हो गई, जबकि कोई शब्द नहीं कहा गया। कई बार आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आप ऐसे बैठे हैं, आपको तो आपके एक्सप्रेशंस मुझे बता रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई कई बार। तो फेस एक्सप्रेशंस कन्वे करते हैं हमारे फीलिंग्स को, हमारे एटीट्यूड को। इनफैक्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन को अगर हम हटा दें, रिटन में तो हम अपनी बात प्रॉपर्ली कह ही रहे हैं, रिटन को अगर हम हटा दें तो बाकी जो भी हम अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके पढ़ने वाले हैं, उन सब में एक्चुअली यही होता है कि हमारी भावनाएं, फीलिंग्स और हमारा एटीट्यूड कन्वे होता है। जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो तो हो रहा है उसके साथ। जैसे कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन से आपको लग रहा होगा, मतलब लगना चाहिए, मेरे एक्सप्रेशन करंटली ऐसे होने चाहिए कि मैं आपको ये समझाने में इंटरेस्टेड हूं।
है ना। अगर मेरा फेस पे मोनोटोनस एक्सप्रेशन रहे कि भाई देखो इसमें ऐसा होता है, ये तो ऐसे करते हैं, माई एक्सप्रेशन, माई टोन विल ब्रिंग योर इंटरेस्ट इनटू दिस। सो कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां फेशियल फेस एक्सप्रेशंस आपको दिखें, ऑब्वियसली रिटन कम्युनिकेशन के समय आपको फेस एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आपको फेस एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे, तो वहां जब दिखेंगे नहीं तो हम उससे समझेंगे क्या। तो कहने का मतलब यह है कि जहां भी फेस एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं वो कन्वे कर रहे हैं एटीट्यूड, तो उस पर केयर करनी जरूरी है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा मोड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमें बताता है कि सामने वाला हमारी बात ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, हमारी बात पसंद कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, he understands that you are avoiding him, you are not liking what he is saying। तो आई कॉन्टैक्ट बिना कुछ बोले भी आपकी फीलिंग्स को कन्वे कर रहा है। आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, समझ में आता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, समझ में आता है कि आप इंटरेस्टेड हैं सामने वाले की बात सुनने के लिए। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप क्लास में उसी के फेस की तरफ देख रहे होते हैं, आप उससे कनेक्ट करते हैं। और जब आप उसकी तरफ देख रहे होते हैं, इनफैक्ट आपने महसूस किया होगा जब आप अपने टीचर की तरफ देखते हैं क्लासरूम में, तो आपको उसकी कही हुई बात समझ आती है, हिट करती है, यहाँ जाती है। लेकिन जब वो पढ़ा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका ध्यान खिड़की के बाहर है, तो आप और आपका टीचर कनेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, समझ नहीं आता आपको उनकी बात। तो इसीलिए आई कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। दूसरा नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी, हमारे पोस्चर्स, हमारा मोशन, ये सब चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज बनाती हैं और इन सब से बहुत कुछ कन्वे होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है और आप नर्वस होते हैं, तो क्या होता है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं अगर उसमें पहिए हैं तो आप बैठे बैठे ऐसे ऐसे होने लगते हैं। दो सिचुएशंस में ऐसा होता है, या तो आप नर्वस हो रहे हैं या फिर आप बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं, आपका बिल्कुल नर्वसनेस चली गई है, तो वो दिखाई देता है आपके फेस एक्सप्रेशन से। अगर आप हिल भी रहे हैं और आपका फेस एक्सप्रेशन है तो समझ में आता है कि आप नर्वसनेस में हिल रहे हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं, यू आर स्माइलिंग, यू आर रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन, और फिर आप हिल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कंफर्ट में, बोलो क्या सवाल पूछना है। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो कन्वे करती है हमारा एटीट्यूड। आप किसी की बात सुन रहे हैं ऐसे ध्यान से, अपने आर्म्स क्रॉस करके, समझ में आता है आप कंजर्वेटिव हैं, आप तभी एक्सेप्टेंस देंगे जब आपको सही लगेगी बात, है ना। और आप बात करते हुए बहुत सारे हैंड मूवमेंट्स करते हैं, आप हिलते हैं बहुत, हंसते हैं बहुत, तो ये सब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये सामने वाले को बताती है। अब आप देखिए ना, चार लोग खड़े हुए बात कर रहे हैं, सपोज एक ऑफिस पार्टी है जिसमें चार लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग इनफॉर्मल, सपोज अपने बच्चों की ही बातें कर रहे हैं। तो अब एक जन है जो उनमें बिल्कुल चुप खड़ा है, एक जन बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। सुनने वालों में एक जन है जो बस ऐसे खड़े होकर सुन रहा है और एक है जो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, हंस रहा है। तो समझ में क्या आ रहा है कि जो ऐसे खड़ा है शायद वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसको सुनना समझ भी नहीं आ रही, वो कहीं और ही कुछ और सोच रहा है, और जो हंस रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, वो शायद इंटरेस्टेड है। तो हमारी वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो वहां कन्वे कर रही है कि हम उस कन्वर्सेशन का कितना हिस्सा है, वो कम्युनिकेशन हमें कितना इंटरेस्ट कर रहा है, वो कम्युनिकेशन हमें कितना समझ आ रहा है और हम उस कम्युनिकेशन पे कितना रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं हमारे पोस्चर्स, हमारी बॉडी का मोशन, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज के हिस्से हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है टच। टच को टेक्टाइल कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। टेक्टाइल एक टेक्निकल वर्ड है
टच कैसा? हैंडशेक, a pat on the back, to embrace someone, to hug someone, ये जो सारे टच हैं ये हमारी फीलिंग कन्वे करते हैं। आप सोचेंगे कैसे टच से कैसे फीलिंग कन्वे हो रही है? देखिए, आपने किसी को हैंडशेक किया, आपने हाथ बढ़ाया किसी से हाथ मिलाने के लिए, और उसने फर्मली स्माइल के साथ में, एक अच्छी ग्रिप के साथ में आपको हैंडशेक किया, तो समझ में आता है कि वो इंटरेस्टेड है आपसे मिलने में, ही इज हैप्पी टू सी यू। आपने हाथ बढ़ाया और किसी ने बस आपको हाथ दे दिया कि भाई तुम ही मिला लो, ना ग्रिप है ना वार्मथ है, हाथ पकड़ा दिया, तो समझ में आ रहा है ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो टच से बहुत सारी फीलिंग्स कन्वे होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया पैट ऑन द बैक, हम किसी बच्चे को शाबाशी देते हैं, हमने उसकी पीठ थपथपाई, अगर हम ना भी बोले शाबाश तो पीठ थपथपाने से वो मोटिवेट हो जाएगा कि मुझे शाबाशी मिली है, उसको वो शाबाशी कन्वे हो गई जस्ट बाय दैट पैट ऑन द बैक। सेम ऐसे थप्पड़ से भी कन्वे हो गया कि तुमसे नाराजगी है, भाई तुमने ये काम गलत किया है। मतलब टच इज इंपॉर्टेंट, टच से सारी फीलिंग्स कन्वे हो रही हैं। पुश, आपका किसी से झगड़ा हुआ, उसने आपको कुछ बोला, आपने कुछ नहीं बोला, यू जस्ट पुश दैट पर्सन, तो पुश से कन्वे हो गया कि यू आर इन अ रेज, आप गुस्से में हो और यू डोंट लाइक व्हाट ही इज सेइंग एंड दैट्स व्हाई यू आर रिटेलिएटिंग। तो टच बिना कुछ कहे भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है टच। टच से हम कम्युनिकेट करते हैं। यू एम्ब्रेस समवन, कोई रो रहा है, आप उसे हग करते हैं, बिना कुछ कहे भी आप ये जताते हैं कि इट्स ओके, या तुम मत रो, everything's gonna be all right. So that embrace, that hug conveys your emotions to the person whom you are hugging. So without saying anything, touch is also a mode of communication जो non-verbally आपकी emotions और attitudes को communicate करता है। Next है personal space। आप सोचिए पर्सनल स्पेस से कम्युनिकेशन कैसे होगा? क्या होता है पर्सनल स्पेस? पर्सनल स्पेस आपका बबल है। पर्सनल स्पेस एक इनविजिबल आउटर कवरिंग है आपके चारों तरफ, जिसमें कौन आ सकता है या कौन नहीं आ सकता ये आप डिसाइड करते हो। क्या मतलब हुआ इसका? पर्सनल स्पेस का मतलब होता है कोई भी इंसान हमारे एक लेवल तक ही नजदीक आ सकता है। Until and unless we allow the person to come near to us, हमारे नजदीक नहीं आ सकता। प्लस हमारा पर्सनल स्पेस किसके साथ कितना है, ज्यादा है या कम है, ये हम डिसाइड करते हैं। कैसे? हम एक 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ओके। अब क्या होता है, एक से तो हम मिलते हैं, हक करके मिलते हैं, साथ बैठते हैं। एक से हम सामने खड़े होकर दूर से बात करते हैं, हम उसके नजदीक नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारा पर्सनल कंफर्ट नहीं है वहां। तो वो जो पर्सनल स्पेस है, अब उससे कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? पर्सनल स्पेस ये दिखा रहा है कि हमारा सामने वाले के प्रति एटीट्यूड क्या है, भावनाएं क्या हैं। अब मैं ऑफिस से घर आती हूँ, मेरा बेटा गेट खोलता है, मैं क्या करती हूँ? मैं उसको हग करती हूँ। तो मैं कुछ नहीं कहती, बट उसको ये समझ में आ जाता है कि आई एम हैप्पी टू सी हिम। मैं घर लौटी हूँ, सुबह से अब आई हूँ और आकर मैं उसे देखकर खुश हूँ। मैंने उसको हग किया कि मेरा बच्चा मुझे सुबह से अब मिला है, बिना कुछ कहे ये फीलिंग कन्वे हो गई कि मैं उसे देखकर खुश हूँ। वो भी खुश हो जाता है कि मम्मा ने मुझे हग किया। तो वो जो एक पर्सनल स्पेस है, वहां पर हमारा वो पर्सनल स्पेस ये है कि उस बच्चे के साथ में मैं उसको हग करना चाहती हूँ। वहीं पर जब मैं पहुंचती हूँ, पड़ोस के भी कुछ लोग हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको मैं जाती हूँ, उनको मैं हेलो करती हूँ, उनको मैं हग नहीं करती हूँ। वहां मेरा वो पर्सनल स्पेस है उनके साथ में। नॉट दैट कोई प्रॉब्लम है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एक हमारा कंफर्ट जोन होता है जहां पर हम पर्सनल स्पेस में लोगों को आने देते हैं और जहां नहीं आने देते हैं। तो सामने वाले को ये चीज कन्वे हो जाती है कि हमारी उसके प्रति फीलिंग क्या है। दूसरा, हमारे साइंस और सिंबल्स। इनसे पहले अभी हम जिस
आप सोचेंगे ड्रेस करने से कम्युनिकेट कैसे हो रहा है। देखिए, सपोज आप ओकेजन के हिसाब से ड्रेस नहीं करते, किसी की डेथ हो गई और आप वहां गए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, या आप किसी की शादी में गए और लो पजामा टी शर्ट पहन के चले गए, नहीं करेंगे ना ऐसा। क्यों? क्योंकि द वे वी ड्रेस कम्युनिकेट्स व्हाट वी फील अबाउट द पर्सन हु इज इनवाइटिंग अस। जहां हम जा रहे हैं वहां पर हमारे कपड़े ये बताते हैं कि हम किस मोड से आए हैं, यहाँ सामने वाले के बारे में हम क्या सोचते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर आप शादी में लोअर पहन के चले गए, पजामा पहन के चले गए, शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के चले गए, चप्पल पहन के चले गए, तो शायद सामने वाला ये कहे कि आपने हमारी रेस्पेक्ट ही नहीं की, आप हमारी शादी में ऐसे ही आ गए। किसी की डेथ में आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के चले जाएं तो सामने वाला ये महसूस करेगा ना, आपने नहीं कहा, आपको कोई इशू है या डिसरेस्पेक्ट है, बट कन्वे हो गया कि आपको रेस्पेक्ट ही नहीं है कि आप किसी की डेथ में आए हैं, किसी के मॉर्निंग में आप आए हैं और आप रंग बिरंगे कपड़े और काले चश्मे लगाकर आ गए हैं। तो द वे वी ड्रेस ऑल्सो कम्युनिकेट्स हमारा एटीट्यूड, हमारी फीलिंग। जो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये है ही इसीलिए कि हमारी फीलिंग्स कन्वे हो, हमारा एटीट्यूड कन्वे हो, तो वो गलत कन्वे ना हो जाए या हम गलत एटीट्यूड ही न दर्शा दें। इसके लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, फॉर अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, फॉर अ कंप्लीट कम्युनिकेशन एंड फॉर अ करेक्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद एक चीज और आती है, अवर साइलेंस। अब आप सोचिए साइलेंस से क्या कम्युनिकेट होगा। कोई साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है, फिर भी साइलेंस से कम्युनिकेशन होती है। एक मीटिंग में एक बात डिस्कस हो रही थी कि ऐसा करें या ना करें। जब ये डिसीजन लिया जा रहा था कि ऐसा करते हैं, आप साइलेंट थे, आप अग्री नहीं करते थे कि ऐसा किया जाए, लेकिन आप साइलेंट थे, तो आपका साइलेंट अमाउंटेड टू अग्रीमेंट। सबने ये माना कि क्योंकि आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप डिसअग्री नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप मना नहीं कर रहे हैं, आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी यू आर इन अग्रीमेंट विद दैट। सो आपका साइलेंस बिना कुछ कहे भी ये कन्वे कर गया दैट यू आर इन अग्रीमेंट विद दैट प्रपोजल। इसी तरीके से कई बार साइलेंस इस तरह से भी होता है कि जहां पर आप अपना रिजेक्शन, अपना नाराजगी दिखाते हैं कि आपसे बात कर रहा है कोई एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप तो नाराज हो, you don't want to speak, you are rejecting the communication. So silence also presents a way of communication. साइलेंस भी कई बार ये बताता है कि हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारा एटीट्यूड इस कम्युनिकेशन के प्रति क्या है और हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, signs and symbols. साइंस एंड सिंबल्स हमारा लास्ट पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो साइंस एंड सिंबल्स के लिए देखिए क्या है कि जैसे आपने देखा है ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बोलता नहीं है, वर्ड्स का सहारा नहीं लेता, वो इशारों से आपको समझाता है कि व्हाट यू आर सपोज टू डू। लाइक उसने ऐसे किया तो आप रुक जाएंगे, उसने ऐसे किया तो आप आएंगे, उसने इधर से बुलाया तो इधर से आएंगे। तो ये जो साइंस हैं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं बिना बोले हुए भी। अब जैसे देखिए एक छोटा बेबी होता है जो बोलता नहीं है अभी, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो समझता नहीं है, आप उसे इशारे से बुलाते हैं। आप छोटे बेबी को ऐसे ऐसे करते हैं, बच्चा आपकी तरफ आ जाता है। आप बेबी को रुकने के लिए कहते हैं, वो रुक जाता है, वो इशारे से समझ रहा है, वो साइंस से समझ रहा है। इसी तरीके से साइंस सही होने बहुत जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे साइंस भी हैं जिनसे लोग ऑफेंड हो जाते हैं या जिनसे वो गलत समझ लेते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपको किसी बात के लिए हाँ कहना है तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं, आप हाँ कहेंगे ना। तो साइन का हमें ध्यान रखना है कि सही साइंस क्या है, तभी सही फीलिंग कन्वे हो पाएगी। सेम इज विद सिंबल्स। कितने सारे सिंबल्स होते हैं जो एक चीज को डिपिक्ट करते हैं, जहां शब्दों की सहायता लिए बिना हम उस सिंबल के थ्रू ये समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है।
जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा है, रोड क्रॉसिंग के लिए जीब्रा बना हुआ है कि यहाँ से आप रोड क्रॉस करिए, वहां लिखा नहीं है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से रोड क्रॉस करिए, कोई वर्ड्स नहीं लिखे हैं, जस्ट उसका सिंबल बना हुआ है। नो पार्किंग है, एक बड़ा सा पी बना के उसको क्रॉस कर देते हैं, आप उसको देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पार्किंग नहीं करनी। तो इसी तरीके से साइंस और सिंबल्स भाषा ना होते हुए भी, शब्द ना होते हुए भी, सिर्फ चिन्ह या इशारे या निशान होने के बावजूद भी वो हमें ये कन्वे करते हैं कि हम क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू अपॉन दैट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमें लेक्चर यहीं रोकते हैं, तो अब आप इसको रिवाइज करिए, फर्स्ट लेक्चर भी देखिए, सेकेंड लेक्चर भी देखिए, थर्ड लेक्चर में हम आगे चलेंगे, लिसनिंग स्किल्स के बारे में समझेंगे। सो आज इतना ही, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, बाय बाय।